नमस्कार। क्लास 10th के लिए भारत में राष्ट्रवाद टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने असहयोग आंदोलन की पर चर्चा किया था और हमने बताया था कि 12 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। अब उसके बाद की स्थितियों पर हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे भी थे जो अहिंसक जनसंघर्ष से ऊब चुके थे और वो जो है विधान परिषद के चुनाव में शामिल होना चाहते थे। आपको जानकारी होगी इस बात की कि 1919 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो है भारत में प्रांतीय विधान परिषद का गठन किया गया और इसके तहत चुनाव होना था। तो भारत में कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्य ऐसे थे जो प्रांतीय विधान परिषद का सदस्य बनना चाहते थे। इसलिए नहीं कि वह सत्ता प्राप्त करेंगे, बल्कि इसलिए ताकि वह इसके सदस्य बन करके विपक्ष की भूमिका निभा सके और जनता के सामने यह स्पष्ट कर सके कि वास्तव में ये संस्थाएं लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। तो इसी उद्देश्य के लिए विधान परिषद के चुनाव में शामिल होने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन किया गया। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ, तो प्रांतीय विधान परिषद के चुनाव में शामिल होने के लिए कांग्रेस के अंतर्गत ही स्वराज पार्टी का गठन हुआ और इसकी स्थापना चित्तरंजन दास यानी कि CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। इस पार्टी के द्वारा चुनाव में शामिल हुआ गया, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी रहा। लेकिन इसके बाद जो मेरा मूल टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें हम अपने तरीके से एक हेडिंग डालते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के कारण क्या थे। कई कारण थे इसके, एक एक करके कारण पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो सबसे पहला कारण था वह था वैश्विक आर्थिक मंदी। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पूरा विश्व जो है आर्थिक मंदी का शिकार हो गया था और इस आर्थिक मंदी ने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का माहौल क्रिएट किया। कैसे हुआ ये? तो इस मंदी के कारण भारत में जो विभिन्न प्रकार के कृषिगत वस्तुओं का जो उत्पादन होता था उनकी कीमत गिरने लगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की मांग घटने लगी थी, जिसके कारण भारत का निर्यात घट रहा था। ऐसे समय में भारत के किसानों को अपना अनाज या अपनी उपज को बेच करके लगान चुकाना मुश्किल हो रहा था, जबकि ब्रिटिश सरकार लगान चुकाने का दबाव किसानों पर लगातार बना रही थी। इस स्थिति में भारत के ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप से किसानों के बीच में आक्रोश की भावना उत्पन्न हो गई। दूसरा जो कारण माना जाता है वह था साइमन कमीशन का गठन। 1928 ईस्वी में ब्रिटेन की टोरी सरकार के द्वारा सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया और इस आयोग का काम क्या था? इसका काम था भारत में संवैधानिक व्यवस्था स्थापित करने के बारे में सुझाव देना। चूँकि इसकी अध्यक्षता जॉन साइमन ने की थी, इसीलिए इसके नाम पर ही इस वैधानिक आयोग का नाम साइमन कमीशन या साइमन आयोग रखा गया। लेकिन समस्या इसमें यह थी कि भारत के संवैधानिक व्यवस्था के बारे में सुझाव देना था, लेकिन इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, जिसके कारण भारत के लोग इसका बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे थे। और जब साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया जा रहा था, उसी समय वायसराय जो भारत के थे, वायसराय इरविन, इनके द्वारा अक्टूबर 1929 ईस्वी में भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की घोषणा की गई। इसके साथ ही गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने की भी घोषणा की गई। लेकिन ये डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब दिया जाएगा, गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया जाएगा, इसमें प्रमुख बातें क्या क्या होगी, किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इस बारे में कुछ भी बातें नहीं कही गई। इसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस के सदस्य इस ये जो डोमिनियन स्टेट की घोषणा से संतुष्ट नहीं थे और इस डोमिनियन स्टेट के विरोध में दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रख दी गई।
और ये कहा गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो यानी कि अब कांग्रेस का कहना था कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि भारत को पूर्ण स्वराज का दर्जा दिया जाए। तो ये सारी मांगें थी, जिसके कारण भारत की जनता के मन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है वह आक्रोश की भावना उत्पन्न हो रही थी, और इसी आक्रोश को महात्मा गांधी ने जनगण संघर्ष से जोड़ करके इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम दिया। तो ये एक प्रश्न बनता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के क्या कारण थे, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी। तो ये सारी बातें चल रही थी। अब ये हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कैसे हो। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा जो है लॉर्ड इरविन के सामने 11 मांगें रखी गई, और इन 11 मांगों के बारे में कहा जाता है कि इसे स्वीकार करने के लिए 11 मार्च 1931 ईस्वी का समय दिया गया। ये जो मांगें थी मुख्य रूप से किसानों से संबंधित थी, यानी उनके रेवेन्यू को कम करने से संबंधित थी। उद्योगपतियों के ऊपर जो टैक्स लगाए गए थे, उनके उत्पादों के ऊपर टैक्स गए थे, सबको कम करने की बात थी। और एक थी ब्रिटिश सरकार की जो भारत में इजारादारी व्यवस्था लागू की गई थी, उसको समाप्त करने की मांग की गई थी। और एक जो सबसे प्रमुख मांग थी, वह मांग थी नमक पर कर समाप्त करने की। और ये कहा गया कि अगर लॉर्ड इरविन इन मांगों को स्वीकार नहीं करेंगे तो महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। अब ये जो महात्मा गांधी के द्वारा जब इन मांगों को स्वीकार नहीं किया गया, यानी लॉर्ड इरविन के सामने जो प्रस्ताव रखी गई थी, उन प्रस्तावों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो इस परिस्थिति में इनके द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। अब इस आंदोलन के में आगे बढ़ने से पहले यह कहा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। पहला चीज़ ये कि सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से किस प्रकार अलग था। तो इसको आप पहले जान लीजिए कि असहयोग आंदोलन में भारत की जनता को ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग नहीं करने का आह्वान किया गया था। तो सविनय असहयोग आंदोलन में ब्रिटिश सरकार के साथ किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना था, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारत की जनता को ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए औपनिवेशिक कानूनों को तोड़ने, नियमों को तोड़ने, उनका उल्लंघन करने का आह्वान किया। तो ये इस प्रकार से असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन एक दूसरे से भिन्न था। तो महात्मा गांधी के द्वारा 11 मार्च 1931 तक जो अल्टीमेटम दिया गया था लॉर्ड इरविन को, उसको स्वीकार नहीं करने पर महात्मा गांधी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ गुजरात के साबरमती आश्रम से उनके द्वारा यात्रा प्रारंभ की गई, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को लगभग 240 किलोमीटर की दूरी तय करके महात्मा गांधी अपने सहयोगियों के साथ दांडी पहुँचे। तो सिर्फ 78 लोगों के साथ शुरू की गई यह दांडी मार्च, या इसको नमक मार्च भी कहा जाता है, क्योंकि यह मार्च नमक कानून को तोड़ने के लिए किया गया था। और जब महात्मा गांधी इसके साथ पहुँचे दांडी, तो ये भीड़ लाखों की संख्या में परिवर्तित हो चुकी थी। दांडी के समुद्र तट पे महात्मा गांधी ने समुद्र का पानी उबाला और इसी के साथ सविनय अवज्ञा प्रारंभ करने की घोषणा कर दी। तो इस तरीके से महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। अब ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो एक यहाँ पर और भी चर्चा होती है, आखिर नमक ही आंदोलन ही क्यों? यानी कि नमक ऐसी क्या विशेषता थी जिसके कारण महात्मा गांधी ने इसे आंदोलन का रूप दिया। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में स्वीकार क्यों किया। इसके पीछे जो कारण बताया जाता है वह यह कि नमक प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति, सभी लोग इसका समान रूप से इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, नमक
के उत्पादन और नमक के व्यापार पर ब्रिटिश सरकार का एक अधिकार था, जिसके कारण किसी न किसी रूप में सभी लोग प्रभावित थे। अगर नमक कर को समाप्त किया जाता, इसका अर्थ क्या निकलता है? नमक सस्ता होगा और इसका लाभ भारत के जनता को मिलेगा। दूसरी बात, नमक उत्पादन पर ब्रिटिश सरकार का एक अधिकार समाप्त होने से इसका लाभ भारतीय व्यापारियों को मिलेगा। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नमक को एक प्रतीकात्मक शस्त्र के रूप में देखा और नमक यात्रा प्रारंभ करने की घोषणा उनके द्वारा की गई। तो ये एक तरीका था जिसके द्वारा उन्होंने नमक कानून की शुरुआत की। तो महात्मा गांधी के द्वारा नमक आंदोलन के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। तो यहाँ से जितने भी प्रश्न बन सकते थे, पहला प्रश्न ये बन सकता है, स्वराज पार्टी के गठन का उद्देश्य क्या था, इसका गठन किसने की। दूसरा प्रश्न आपको बन सकता था है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के क्या कारण थे। तीसरा प्रश्न जो भी हमने चर्चा किया, गांधी जी नमक को सरकार के खिलाफ एक शक्तिशाली प्रतीक क्यों मानते थे। इतने सारे प्रश्नों पर आपको चर्चा करना है। शेष बातें हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।